चले तो अब ये ऐसा है कि सबसे पहले तो जरा हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देख लें, आपके पास ये हमारा सिलेबस है। ये लास्ट ईयर जो है इसमें कुछ चेंजेस आई थी। वो मैं चेंजेस भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्या चेंजेस थी और उसके बाद कहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस है, यूज द सिलेबस एग्जाम 2022, 23 एंड 24। ठीक है, तो मतलब आप लोग भी जो है वो इसी सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। तो ये आपने इसकी कॉपी जो है वो एक डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो मेन चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है, पेपर्स। अच्छा, अब देख लें आप, ये आपके पास कंटेंट ओवरव्यू है। अब इसमें एक जो चीज़ उन्होंने अच्छी की है न्यू सिलेबस के अंदर, के एएस के और ए2 के टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है, ताकि आप क्लियरली जो है ये देख सकें कि आपके एएस के टॉपिक्स कौन से हैं और ए2 के टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें कि ये एएस लेवल सब्जेक्ट कंटेंट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास चार सेक्शन है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, ये वही केमिकल कैलकुलेशंस वाला टॉपिक है। फिर केमिकल बॉन्डिंग है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, एनर्जेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये खैर हम चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इनऑर्गेनिक जो है वो एंड में। फिर ऑर्गेनिक, और ये आपके पास एक एनालिसिस का जो है वो सेक्शन है, जिसमें एनालिटिकल टेक्निक्स आ जाती हैं। इसमें दो टेक्निक्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। तो ये टोटल चार सेक्शंस हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से हम स्टार्ट लेंगे, देन फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस जो है ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिसिस जो है ये दोनों एक साथ मर्ज्ड है। और फिर लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये चार चैप्टर्स हैं और ये बड़े आसान से चैप्टर्स हैं और इसमें से लाजमी क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये बड़ा छोटा सा सेक्शन है, और लेकिन ये है कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है ना। सही जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो इसमें? क्लियर है सर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं तो ये आपके पास पेपर को अगर आप देखें तो ये आपके तीन पेपर्स हैं एएस के। ठीक है, पेपर वन। अब इसमें जो चेंजेस हुई हैं, मतलब लास्ट ईयर जब सिलेबस चेंज हुआ है तो पेपर वन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहली बात तो इसका टाइम जो है ये एक तरह से आप कह लें कि आपके फायदे में चीज गई, क्योंकि इससे पहले पेपर वन का टाइम 1 आवर का था। अब आपके पास P1 जो है ये 1 आवर 15 मिनट्स का है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो 1 आवर 15 मिनट्स जो है वो इस पेपर का टाइम है। ये बिल्कुल वही जैसे आपने ओ लेवल्स का P1 जो है वो दिया है। तो ये 40 मार्क्स का जो है वो पेपर वन है, जिसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, लास्ट ईयर को छोड़ के, क्योंकि वो न्यू सिलेबस के हिसाब से था, उससे पहले इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। ये दो सेक्शंस में पेपर आता था। 30 क्वेश्चन एक पैटर्न पे होते थे, फिर लास्ट टाइम जो है वो डिफरेंट पैटर्न पे होते थे। बट अब वो चीज़ खत्म हो गई है। तो आपको मतलब कह लें कि लास्ट, ये जो अभी इस साल का जो पेपर है, इससे पहले वाले जितने भी पेपर्स आपको P1 के मिलेंगे वो दो सेक्शंस में मिलेंगे। ठीक है ना। 30 मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी करके। तो वो मतलब ये ध्यान में रख लें कि आपने जो है वो आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से है, तो उसमें सिर्फ एक ही, मतलब कोई सेक्शंस नहीं है। तो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल सेम सी तरीके के जिस तरह के ओ लेवल्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एएस लेवल सिलेबस कंटेंट, क्योंकि ये प्योरली एएस सिलेबस से डील करता है। तो ए टू में जो है इस मतलब जो भी टॉपिक्स ए टू के हैं उससे इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसकी वेटेज की बात करें तो एएस लेवल में, क्योंकि आप तीन पेपर दे रहे हैं, तो एएस लेवल में P1 की जो वेटेज है वो 31% है। और ये फिर ए टू में कंबाइन जो है वो आगे 15.5 हो जाती है। तो वो फिलहाल अभी आप छोड़ दें, क्योंकि आप एएस की बात कर रहे हैं। पेपर टू, ये सेम वही थ्योरी का पेपर है जिस तरह से ओ लेवल्स में आपने देखा है, ये 1 आवर 15 मिनट्स का है। और मतलब एज कम्पेयर टू P1 ये काफी ज्यादा आसान पेपर है। P1 जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। P2 काफी ज्यादा आसान पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये भी एएस लेवल सिलेबस के बेस के ऊपर ही है, और एएस में इसकी जो वेटेज है 46% है। ठीक है, देन P3 जो है ये आपका प्रैक्टिकल है, जो कि ऑब्वियसली ये आप अपने कॉलेजेस में जो है वो करेंगे प्रैक्टिकल्स। तो मतलब ये हम ज़्यादा कोई ऐसा जितना डील नहीं करेंगे। हाँ, इसमें जो कैलकुलेशंस या आप कह लें कि जो
इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो कंक्लूजन्स वगैरह किस तरह से लिखने हैं, ग्राफ्स को किस तरह से डील करना है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लस हम अपने कॉलेज में भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मतलब मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो P1 और P2 के ऊपर जो है वो मेन फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास अपना T3 जो है ये आपका 2 आवर्स का पेपर होता है, 40 मार्क्स का। इसमें मतलब नॉर्मली 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आते हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो एज सच कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है, आसान पेपर है, बट इसमें किस तरह से आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना होगा वो फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये आपके 3 पेपर्स हैं, P1, P2 और P3। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अगर आप सिलेबस की तरफ आए तो अच्छा, अब ये आपका एस लेवल का जो सिलेबस कंटेंट है, जो सब्जेक्ट कंटेंट है, इसमें आसान मतलब जो एक हमारे लिए जो आसानी हो गई है कि इन्होंने एएस के और A2 के टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है। पहले क्या होता था, A2 के टॉपिक्स जो है वो एएस के टॉपिक्स के साथ ही मर्ज होते थे, यहीं पे जो है वो बोल्ड लेटर्स में लिख दिए जाते थे। बट अब क्या है, A2 जो है वो बिल्कुल एंड में अलग से ही है। तो ये जितने भी अभी टॉपिक चलेंगे ये सारे के सारे एएस के हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो एएस लेवल के अंदर आपके पास मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही। अब ये खैर मैं भी आप अपने तौर पे देख लेंगे, फिलहाल बस मुझे सिर्फ इतना आपसे जो है वो सिलेबस के हवाले से बात करनी थी। जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कुछ आपने पूछना हो? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। चले, तो अब ये है कि हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही जो है वो बात को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने सिंपल ध्यान में रखनी है कि मेनली हम अगर आप अपने लर्निंग आउटकम्स भी देखें जैसे यहाँ पे, तो ये जो स्टार्ट के लर्निंग आउटकम्स हैं ये तकरीबन वही हैं जो आपने ओ लेवल्स में पढ़े हैं। ठीक है, जैसे आप देखें, अगर पहला लर्निंग आउटकम देखें तो अंडरस्टैंड दैट एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग अ वेरी स्मॉल डेंस न्यूक्लियस दैट कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड शेल्स इन द एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ओ लेवल्स में पढ़ी हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। ठीक है, अब ये आपको याद होगा कि बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है वो इनके रिलेटिव चार्जेस और रिलेटिव मासेस जो है वो डिस्कस किए थे। मैं एक दफा फिर दोबारा जो है वो यहाँ पे टेबल जो है वो बना देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, यानी लेट सपोज हम देखते हैं इनका एक्चुअल मास और रिलेटिव मास। ठीक है, किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास जो है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और दिस इज एक्चुअल मास, ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का एक्चुअल मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये प्रोटॉन का एक्चुअल मास आ गया। और न्यूट्रॉन के एक्चुअल मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का एक्चुअल मास है अराउंड 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। तो ये आपने किलोग्राम्स में तीनों का एक्चुअल मास जो है वो दे दिया इन किलोग्राम्स। अच्छा, फिर उसके बाद बात आती है रिलेटिव मास की। रिलेटिव मास याद है आपको क्या है रिलेटिव मास? 1/1840। इलेक्ट्रॉन का 1840। जी बेटा, 1/1840। 1840 1840, ठीक है। और ये आंसर कैसे आ रहा है 1/1840? सर, compared to the mass of carbon 12 atom। कंपेयर, वो तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। यहाँ पे हम रिलेटिव मास की बात करें ना, ये कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को जब हम कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ प्रोटॉन, तो अगर आप इसको प्रोटॉन के साथ कंपेयर करेंगे तो दिस इज 1/1836। और अगर न्यूट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे तो दिस इज 1/1840। बट हमें एक जस्ट सिंपल यहाँ पे 1/1836, क्योंकि हम इसको प्रोटॉन यानी दिस इज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन।
आपने इसको प्रोटॉन से कंपेयर किया, तो दिस इज वन ओवर, दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। ठीक है, दिस यानी ये जो 1/1836 है, 1/1836, ये हमें सिंपल क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। ठीक है, आपने इसको प्रोटॉन के साथ कंपेयर किया, और ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन का रिलेटिव मास लें तो वो मास ऑफ प्रोटॉन कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो 1 ही आ जाएगा। और न्यूट्रॉन जो है दैट इज अराउंड 1.00 समथिंग, तो उसको भी हम 1 ही जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये इनके रिलेटिव मासेस आ गए। क्लियर है ये चीज, रिलेटिव मास कैसे आ रहा है? जी सर। जी, हाँ जी, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? कि रिलेटिव मास जो है ये आप कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन निकाल रहे हैं, आपने प्रोटॉन के साथ कंपेयर किया और वहां से आपके पास इनके रिलेटिव मासेस आ गए। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये रेशियो है दो मासेस का, सो दैट्स व्हाई रिलेटिव मास हैज नो यूनिट, क्योंकि आपने दोनों मासेस को कंपेयर किया तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, सो दिस हैज नो यूनिट। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो ये तो हो गए इनके रिलेटिव मासेस। फिर ऐसे ही हम इनका चार्ज देखते हैं, और चार्ज के लिए हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो है वो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको याद होगा, वो भी हमने ओ लेवल्स में डिस्कस किया था। कि लेट्स सपोज मेरे पास एक स्क्रीन है विच इज कोटेड विद सम फ्लोरेसेंट मटेरियल। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये कोई स्क्रीन है कोटेड विद फ्लोरेसेंट मटेरियल। ठीक है जी, लेड सल्फाइड। तो मतलब बेसिकली यानी कि जब इस पे कोई चार्ज पार्टिकल आके इसको हिट करेगा, फ्लोरेसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल हिट दे स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि आपने एक सोर्स ले ली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। लेट्स सपोज दिस इज अ सोर्स फ्रॉम विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये, तो दिस इज सोर्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दे आर मूविंग विद सेम स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड के साथ ये ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और आपने इनको हिट किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो ये एक ही पॉइंट पे आके हिट करेंगे, बट जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो फिर क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं दे वुड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं दे वुड डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, और इसी तरीके से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऐसे रखते हैं। और ऐसे ही जो आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, मतलब जो न्यूट्रॉन्स हैं ये स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे और सीधे ही आके हिट करेंगे, तो मतलब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो द पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, इनके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को आपने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स। और जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए दैट मींस दे हैव पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है? प्रोटॉन्स हैं। और जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो अनडिफ्लेक्टेड गए, तो दीज आर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आप देख चुके हैं। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जब आप कांस्टेंट फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्योंकि लाइटर पार्टिकल है, इट वुड डिफ्लेक्ट मोर। ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन इज लाइटर पार्टिकल, एज इलेक्ट्रॉन इज लाइटर पार्टिकल, इट डिफ्लेक्ट्स मोर। इसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा ये ज्यादा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पास पेपर में मिलेंगे, वो फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, थोड़ा सा जरा हमारे टॉपिक आगे चले तो फिर हम इस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। बट ये चीज ध्यान में रखें कि जो लाइटर पार्टिकल है इट वुड डिफ्लेक्ट मोर। ठीक है,
एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर यहीं से हमारे पास चार्ज भी आ जाता है, वो भी हम देख लेते हैं, इनका एक्चुअल चार्ज और रिलेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, हम बात कर लेते हैं इनका एक्चुअल चार्ज। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, कूलम। जी, चार्ज का यूनिट कूलम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप किसमें लेंगे? कूलम्स में। और रिलेटिव चार्ज, ठीक है, एक्चुअल चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज क्या है? दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मतलब मैग्नीट्यूड तो प्रोटॉन के चार्ज का भी सेम है, प्रोटॉन का भी जो चार्ज है ये भी सेम है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। दोनों का चार्ज सेम है, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि दे रिफ्लेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट करते हैं, तो दैट्स व्हाई आप इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज कह रहे हैं, प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज इन अ सेंस कि दिस डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, एंड पॉजिटिव चार्ज इन अ सेंस कि इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है इसका रिलेटिव चार्ज क्या है, एक्चुअल चार्ज क्या है? जीरो। ऐसे ही जब आप रिलेटिव चार्ज निकालेंगे, ठीक है, रिलेटिव चार्ज के लिए अगेन फिर वही होगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कंपेयर्ड बाय द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो मतलब आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो आंसर क्या आएगा? -1। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 और न्यूट्रॉन 0, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? सर इसमें हमें एक्चुअल मास और एक्चुअल चार्ज याद करने हैं? नहीं नहीं, याद नहीं करने आपको, ठीक है। ये मतलब आप यूँ कह लें कि अगर कोई, वैसे तो मतलब जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो वैल्यूज वगैरह हैं ये सब आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएंगी, ठीक है ना। जो भी कांस्टेंट्स वगैरह हैं तो याद तो कहीं कुछ भी नहीं करने, बस ये जो रिलेटिव चार्जेस हैं ये आपको ध्यान में रखना है, वो आप पहले से ही वो लेवल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसलिए लिखें ताकि आपको पता लग जाए कि वैल्यूज आ कहाँ से रही, ठीक है जी बेटा। जी सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मतलब जो लास्ट ईयर चेंजेस हुई हैं उसमें एक चेंज ये भी है कि पहले क्या होता था कि आपको P1 और P2 के साथ जो है वो डेटा बुकलेट मिलती थी। जैसे अगर आप इस सिलेबस के एंड में आएंगे ना, अगर हम सिलेबस के एंड में आए तो ठीक है, ये आपके पास डेटा सेक्शन है, ठीक है, इसको आप डेटा सेक्शन का नाम दिया जाता है। तो इसमें आप देखें आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, जैसे ये देखें यहाँ पे आपको सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, मास की जरूरत नहीं है, अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में मास पूछा जाएगा तो वहाँ गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। और भी जो कुछ भी वैल्यूज हैं जो कि आगे हम यूज करते रहेंगे वो सब गिवन है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मतलब जो भी चीज वैल्यूज है, आयनाइजेशन, ये सब चीजें हमने आगे यूज करनी है, ठीक है। इसी में आगे प्रियोर, तो पहले ये बुकलेट की फॉर्म में अलग से आपको P1 और P2 में दिया जाता था, ये डेटा बुकलेट कहलाती थी। लेकिन अब ये डेटा बुकलेट इन्होंने खत्म करके अब P1 और P2 में, जैसे ओ लेवल्स में आपको पेपर के एंड में पीरियोडिक टेबल मिलता था, ऐसे ही अब वो पेपर के साथ ही अटैच करके जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड है वो प्लस पीरियोडिक टेबल, मतलब पेपर वाली बुकलेट में ही साथ में मिलेंगे, तो अलग से डेटा बुकलेट नहीं मिलती, ठीक है। ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा चलें, ये तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक्चुअल चार्जेस की, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा वो आपको याद होगा दो चार टर्म्स थी, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर। हाँ जी, याद है इनकी डेफिनेशन? एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ protons in an atom. What is atomic number? Atomic number को अगर define करेंगे तो this is number of protons in an atom. किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, दिस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, इसको प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। और किसी भी एटम में हमें मालूम है कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू, इसके बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो एटम न्यूट्रल कब होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी इक्वल टू
number of electrons, and that's why atom, this is the reason why atom is, this is the reason why atom is neutral. ठीक है जी, तो एटॉमिक नंबर कह दें इसको या प्रोटॉन नंबर कह दें, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरी जो टर्म हम यूज करते थे विच इज न्यूक्लियॉन नंबर. ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर या जिसे आप एटॉमिक मास भी कहते हैं. तो न्यूक्लियॉन नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं, इनका सम जो है ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियॉन क्या है? द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियॉन्स मींस क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम न्यूक्लियॉन. तो पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम. तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन नंबर. ठीक है, तो ये आपके पास दो टर्म्स हैं, ये पहले भी आपने पढ़ रखी हैं. और इसी तरीके से अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, जो आपको टेबल ए लेवल्स में अब मिलना है, ठीक है, इसमें भी आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगी. जैसे यहाँ पे देखें, ये पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, इसमें पहली चीज तो देखें, ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही आपको नजर आ रहा है, बट एक जो इसमें मेजर आपको चेंज नजर आएगा कि जितनी भी एटॉमिक मासेस हैं ये सब के सब अप टू 1 डेसिमल प्लेस है. ठीक है, सारे एटॉमिक मासेस, उससे पहले जो आप ओ लेवल्स में यूज करते थे उसमें अप टू 0 डेसिमल प्लेस था. यहाँ पे अप टू 1 डेसिमल. सिर्फ क्लोरीन था विच वाज 35.5. अदर देन क्लोरीन सब जो है वो होल नंबर्स में थे अप टू 0 डेसिमल प्लेस. यहाँ पे सब जो है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस है. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मतलब ये वैल्यूज जो है वो इस तरीके से हैं. ठीक है, बाकी आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो निकालने आते हैं. ठीक है ना बेटा? जी सर. ठीक है, तो ये तो बेसिक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया. ये सारी वही चीजें हैं जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ रखी हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है. अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा जरा हम इसको मतलब आगे बात करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं. ठीक है, मेन जो हमारा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, एटम को आपको याद होगा हमने पहले भी एटम को डिफाइन किया है. याद है किसी को? डेफिनेशन बताएगा कोई, व्हाट इज एटम? Smallest particle that can take part in the chemical reactions. स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट, और या फिर हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन. वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे किसी केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, बिकॉज एटम क्या है? स्मॉलेस्ट, मतलब आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है किसकी? एलिमेंट की स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है. तो अगर मुझे एटम को डिफाइन करना हो कि एटम क्या है, तो सिंपल हम क्या कहेंगे? एटम, व्हाट इज एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that represent an element in a chemical reaction. ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इन अ केमिकल. वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एटम. ठीक है, और एटम के ऊपर मतलब हमने खैर यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बट ये थोड़ा सा हम इसको जरा कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने के लिए बात कर रहे हैं इसमें, कि एटम का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो दिया गया अराउंड इन 1805 और 1806. ठीक है, बाय जॉन डाल्टन. ठीक है, जॉन डाल्टन की थ्योरी थी. ही सेड कि जी एटम मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम. मतलब एटम का जो कॉन्सेप्ट था, जो पहली दफा जो कॉन्सेप्ट लेकर आया, दैट वाज जॉन डाल्टन, जिसने एटम का कॉन्सेप्ट दिया. एंड ही सेड के थोड़ा सा हम जरा यहाँ पे हिस्ट्री को भी ऐड करेंगे, तो ताकि मुझे जहाँ बात को लेके जाना है वहां तक हम इसको लेके जा सके. ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी? कि एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ, बिकॉज केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर. आप मैटर को स्टडी कर रहे हैं ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल. ठीक है, तो वही हम इसको मैटर को जो है ब्रेक करते जा रहे हैं. तो हम कह रहे हैं कि मैटर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ
small indivisible particles. Matter is made up of small indivisible particles. ठीक है, he said indivisible, but we know कि जी एटम जो है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है. ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं. तो इनिशियली तो ये कॉन्सेप्ट था कि एटम ब्रेक डाउन नहीं हो सकता जब डाल्टन ने ये थ्योरी दी. लेटर ऑन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, हम उन डिस्कवरीज में नहीं जा रहे, बट जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल जब डिस्कवर हुए तो एट दैट टाइम हमें ये पता लग गया कि जी एटम फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है. और जब एटम फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, एटम में प्रोटॉन कहाँ मौजूद है, न्यूट्रॉन्स कहाँ मौजूद है, एटम किस तरह से स्टेबल है. जब इसमें ये सारे चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं तो एटम स्टेबल कैसे है. तो मतलब जो एक्चुअल जो हमें यहाँ पे जिस जिस क्वेश्चंस के साथ डील करना था वो सिंपल क्या था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. तो वही बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, एटम के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हमने बात करनी है. अब एक तो आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है ओ लेवल्स में. ठीक है, जो कि वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर था. याद है आप में से किसी को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? नहीं सर, याद नहीं है. याद नहीं है? चलें, तो अब बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड कराता हूँ. वैसे ऐसा कोई हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. हमें एक्चुअल में सिर्फ जो आपने मैंने जो ओ लेवल्स में जो आपने मॉडल पढ़ा था उसको लेकर, और फिर जो अब हमने जो मॉडल ऑफ एटम, मतलब उसमें क्या गलतियां हैं और अब हमने क्या मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है, एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है. ठीक है, तो जो हमने जो मॉडल पढ़ा था दैट वाज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड थ्योरी. ठीक है, ओ लेवल्स में जो मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है. ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑन अ स्पेसिफाइड पाथ, जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं या शेल कहते हैं. ठीक है, या फिक्स पाथ कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं. ये मतलब ये कॉन्सेप्ट था जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था. ठीक है, मतलब हमने सिंपल कहा था कि जी एटम के सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है. ठीक है, न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. देन फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऑन स्पेसिफिक पाथ, जिसको आपने एनर्जी लेवल या ऑर्बिट का नाम दिया था. तो सपोज हमने कहा कि जी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था. अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चंस, मतलब क्यों फेल हुआ, इसमें काफी सारी रीजंस हैं. वो क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम की तरफ आना है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ कि ये मॉडल ऑफ एटम किस बेस पे फेल हुआ और फिर इसको किस तरह से आगे जो है वो एक्सप्लेन किया गया. तो बेसिकली मतलब जो इसके ऊपर एक कह लेंगे जो एक मेजर इस पे जो आर्ग्यूमेंट लिया जाता है वो ये कि जी अगर लेट सपोज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इफ दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दैट मींस दे विल लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है तो वो मूव कर रहा है तो इट मींस कि एनर्जी लूज करेगा. एंड इफ इट लूज एनर्जी तो फिर ये मतलब आप कह लें कि सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा. अगर ये एनर्जी लॉस करेगा तो ये इसका पाथ जो है वो स्पाइरल पाथ होगा और अल्टीमेटली ये गिर जाएगा किसमें, न्यूक्लियस में जाके. बट ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी कैसे रिटेन कर रहा है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है. तो इस चीज को फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम में. हम कहते हैं कि जी बेसिकली ये जो फिक्स्ड पाथ है ये क्या है, दिस इज एनर्जी लेवल. ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है. और जब तक इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन व्हाई दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर रहा है. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है. तो इस पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, ऑन अ फिक्स पाथ. तो ये एक खास डिस्टेंस के ऊपर जो है ये मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो जब तक ये इतने एक खास डिस्टेंस पे रहेंगे ना तो ये एनर्जी लॉस करेंगे ना ही एनर्जी गेन करेंगे. ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज ये कहती हैं कि यानी हम बगैर, आप ये समझ लें कि इसमें काफी सारे साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन है बट हम वो नाम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे. एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम जो हमने पढ़ना है सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं. तो एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, या आप इसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटम भी कहलाता है ये. यानी हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज नोन एज ऑर्बिटल
मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, इसमें एक चीज बेटा ध्यान में रखिएगा जरा, क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट है, ठीक है, अभी आज हमने शुरू किया है। अब जो अभी फिलहाल जो बातें होंगी ना, हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आपको मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है। तो बस ये है कि अभी आपको एक दो दिन जो है वो इसमें जरा समझना होगा चीजों को, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। पॉइंट्स जैसे जैसे आगे आते जाएंगे ना, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो शुरू में थोड़ा सा ये आपको अजीब लगेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने जो कुछ पढ़ा है वो लेवल्स में, ये एकदम से थोड़ा सा एडवांस लेवल आ गया, और फिर कुछ चीजें थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में आपको स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इसको आपने थोड़ा थोड़ा इसको समझते जाएं, और इंशाल्लाह ताला ये 2-4 दिन में ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और मतलब ए लेवल्स में तो इन्होंने जिस तरह से सिलेबस को बनाया है, तो ये बिल्कुल जो है वो आसान है, ठीक है। इसमें हमने कोई थ्योरीज नहीं पढ़नी, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़नी, डायरेक्ट हम मॉडल ऑफ एटम के ऊपर आ रहे हैं, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटम। तो ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहली बात हमने क्या करी कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एनर्जी लेवल में होगा, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होगा, ना तो वो एनर्जी लॉस करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन विल neither lose energy nor gains energy while it revolves in a particular energy level। ठीक है, जब तक ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होगा, ये ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना गेन करेगा। हाँ, एनर्जी लॉस या गेन कब होगी, लेट्स सपोज ये जो आपके पास फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको एनर्जी, यानी लेट्स सपोज ये फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, हमने इसके ऊपर रेडिएशंस जो हैं वो हिट की, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एंड इट जंप्स इनटू अ हायर एनर्जी लेवल। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, यानी इट ओनली एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम अ लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। जब ये न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जाएगा, जब दूर जाएगा, ठीक है, तो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स इनटू अ हायर एनर्जी लेवल। और या फिर अगर एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा, व्हेन इट जंप्स इनटू अ हायर एनर्जी लेवल, और रिलीज कब करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा। जब हायर से लोअर में आएगा तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देगा और लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, क्योंकि जितने लोअर एनर्जी में आएगा, जितना न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, उसका अपना एनर्जी लेवल कम होता जाएगा, यानी कि वो एनर्जी रिलीज करता रहेगा। तो सिंपल हम क्या करें, इट ओनली एब्जॉर्ब्स और लूज एनर्जी, इट ओनली एब्जॉर्ब्स और lose energy when it jumps from lower to higher or higher to lower energy level। ठीक है, हाई से लो में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, लो से हाई में जाएगा, यानी सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो अब आपने कहा कि जी ये फर्स्ट एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी, अब इसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी, और जब तक ये इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में है, ये ना तो एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है। अब जब ये लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। और अगर कोई हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है, सपोज आपके पास एक हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको हायर से लोअर में आना है, तो ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, एनर्जी रिलीजेस। जी, समझ में आ रही है बेटा ये बात? जी सर, क्लियर है।
हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा जब तक एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रहेगा तो नाइदर इट लूज एनर्जी नॉर इट गेन्स एनर्जी, क्योंकि एक डिफाइंड डिस्टेंस के ऊपर है। बट व्हेन इट जंप्स फ्रॉम अ लोअर टू हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, जब ये लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये सिंपल सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हर एनर्जी लेवल। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज इलेक्ट्रॉन the energy of electrons increases as they move away from the nucleus. ठीक है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज दे मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे इनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम एनर्जी? जब वो लास्ट शेल में होगा। जब वो लास्ट शेल में होगा जी। और इसके अलावा कोई बताएं? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होगी जब वो इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो मतलब आप क्योंकि फ्री स्टेट में भी जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, आप कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करते हैं। आयनाइजेशन, जब एटम कोई किसी एटम सोडियम जब स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब व्हेन इट लूजेज इलेक्ट्रॉन तो हम कहेंगे जी इट गोज इनटू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सिंपल जो है ये जस्ट सिंपल एक चीज आपने ध्यान में रखनी कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कम होगी व्हेन इट गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये जस्ट वैसे एक मतलब पॉइंट आपको बताया, इसका आपके सिलेबस से कोई पॉइंट कोई रिलेशन नहीं है। बस सिंपल इसमें ये चीज ध्यान में रखें कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जितना हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बेटा ये बात? सर ये एनर्जी बढ़ क्यों रही है, ये आप पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? एनर्जी बढ़ क्यों रही है, बड़ा सिंपल सा मतलब आप कह लें कि इसमें कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है ना। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो न्यूक्लियस की ग्रिप कमजोर पड़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन आजाद होता जा रहा है। तो वो जितना ज्यादा फ्री होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर है बेटा ये? जी जी सर, समझ आ गया। ठीक है ना, जैसे जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसकी ग्रिप है, इसने पकड़ा हुआ है इस इलेक्ट्रॉन को। अब जब ये यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली ये ज्यादा फ्री मूव करेगा। ठीक है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस से। यहाँ पे आ गया डिस्टेंस और बढ़ गया, न्यूक्लियस की ग्रिप और यानी आप कह लें कि यहाँ पे वीक ग्रिप होगी न्यूक्लियस की। तो जितनी ग्रिप वीक होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो गई बात? जी सर। जी सर। ठीक है जी, चलें तो अब ये है कि इसको आज हम यहाँ तक रखते हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था,